नए सपने सजाने हैं, दिल की बात बतानी है, कुछ तुम्हारी सुननी है, कुछ अपनी बतानी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम दोस्तों, दर्शकों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है प्रोग्राम साहित्य सिरजन में। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं, बहुत ही जाना पहचाना नाम, चेहरा, बहुचर्चित हिंदी की लेखिका रेखा मित्तल जी। तो मिलते हैं रेखा मित्तल जी से। रेखा मित्तल जी चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। काफ़ी पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, 2 पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही हैं और बाकी बातें रेखा जी से ही करते हैं, उनसे ही सुनते हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको भी नमस्ते। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको मिलकर रेखा जी। रेखा जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर कुछ बताइए, प्रकाश डालिए। जरूर। बचपन तो सबको बहुत प्रिय होता है। बिल्कुल। हाँ। और बचपन जैसे मेरा चंडीगढ़ में ही बीता। हम 4-5 भाई बहन थे। पिताजी मेरे हरियाणा पुलिस में आला अफसर थे। थोड़े स्ट्रिक्ट थे, पर फिर भी पता नहीं कुछ होता है लगाव। मैं पिताजी के साथ बहुत अटैच थी, बहुत ज़्यादा। मैं कि मम्मी ने कभी बोलना भी काम करो, ये करो, तो पापा कहते थे अरे छोड़ना, क्यों पीछे पई रहती है। बेटियां हमेशा बाप की दुलारी होती हैं। जी बिल्कुल। ना कराया कर काम, इन्होंने फिर चले जाना। तो ये बातें मतलब कि बहुत हमने मतलब कि एकदम आपस में जैसे होता है ना, लगाव वाला बचपन बीता। भाई बहनों के साथ लगाव, माता पिता के साथ पूरा लगाव। उस समय साधन भी नहीं और होते थे, तो घर में ही और समय बिताने के लिए हम बचपन से ही किताबें बहुत पढ़ते थे। बहुत बढ़िया। मैगजीन बहुत पढ़ते थे, खरीदते नहीं थे, एक दूसरे से लेके पढ़ते थे, मांग के। हाँ। या किराए पे भी मिलती थी तब चंडीगढ़ में। 20-20, 25-25 पैसे में किराए पे मिलती थी। जी जी। देखने वाले वीडियो कैसेट लेके फिल्में देखते हैं और पढ़ने वाले किताबें लेके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये था आपका बचपन जो चंडीगढ़ में हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बीता। तो रेखा जी, ये फिर लिखने की जो है, ये आपको कहाँ से आप प्रेरित हुई, किससे प्रेरणा मिली आपको लिखने में? और आपने बताया कि आप हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में लिखती हैं, आप गद्य और पद्य दोनों लिखती हैं, काव्य भी लिखती हैं और कहानियाँ भी लिखती हैं। सो ये कहाँ से आप में आया? जब तक मैं कॉलेज गई हूँ तब तक मैं नहीं लिखती थी। पढ़ती बहुत थी पर लिखती नहीं थी अपने आप से कुछ। पर मेरे को जो अखबार में आता है ना, हिंदी का कॉर्नर, साहित्य कॉर्नर, उसमें वो छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आती हैं, फिल्मी भी, शब्द बनाना, एक सेंटेंस दिया होता था। मैं उसमें, मेरा मतलब शुरू से रुझान बहुत था। वो मैं पूरा जैसे चाट लेती थी, उसको काट काट के मैंने एक फाइल बनाई थी, उसमें चिपका लेती थी। उसमें कभी कभी भूले भटके कभी इनाम भी मिलता था। अरे वाह, बहुत बहुत पुरानी बात है ये। और उसमें रेसिपीज आती थी, उनको भी मैं काट के अपनी एक अलग अलग फाइल बना रखी थी। मैंने भी ये कहानी की है, ये कविता की है और ये रेसिपी की है। तो वो नुस्खे, जो घरेलू नुस्खे आते थे, वो मैं सब संभाल कर रखती थी। फिर करते करते कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में मेरा हिंदी की तरफ रुझान बहुत हो गया। मैंने हिंदी ऑनर्स ले लिया। हिंदी कॉलेज के, यहीं जीसीजी से पास आउट हूँ मैं। हिंदी के कॉलेज की एक मैगजीन निकलती थी, उसकी मैं एडिटर थी। बस उस समय से थोड़ा और लिखने में मन लग गया। बीए कर लिया, फिर हिंदी एमए में एडमिशन ले लिया, तो बस उस समय लिखती थी। अच्छा, मतलब कॉलेज के दौरान, विद्यार्थी दौर में आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में लिखा है। बहुत बढ़िया। हाँ, पर वो मैंने कहीं छपवाया नहीं, कहीं बहुत रेयर, कभी कभी अखबार में भेज दिया, एक आध बार छपा भी। पर फिर एमए एमफिल का काम बहुत होता था, पढ़ते बहुत थे, जो जितना मतलब कि ज़रूरी होता था वो लिखते थे। पर कभी कभी जब कोई प्रतियोगिता होती थी तो फिर मन चल पड़ता था, फिर लिखते थे। तो आप भेजती थी? भेजती थी। और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी प्रतियोगिता हो जाती थी, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते थे। पर उसके बाद फिर मेरी एमफिल के दौरान मेरी शादी हो गई। ओह, अच्छा। तो मेरा पीएचडी बीच में ही रह गया और समझो लेखन भी बीच में रह गया। तब बस एक विराम लग गया। बस फिर घर गृहस्थी में उलझ गए और छोड़ दिया।
फिर मैंने कोरोना के टाइम में, जब बहुत समय था, बच्चे भी बड़े हो गए थे, इन लॉज की मतलब की जिम्मेदारियों से भी मैं थोड़ी फ्री हो गई थी, तो ऐसे ही फेसबुक पे एक दो चीज़ देखी, और एक हमारे सोसाइटी में एक प्रतियोगिता हुई कोरोना के ऊपर। उन्होंने लिखा भी कोरोना के ऊपर कोई कविता लिख के भेजिए वीडियो बना के। अरे वाह। तब मैंने मतलब इतने साल बाद कोरोना पे फिर से लिखना कविता शुरू लिखी, और फिर मैंने वीडियो भेजी, फिर उसमें मुझे इनाम भी मिला। ओह, तो मतलब कोरोना ने आपको आकर्षित किया लिखने के लिए। फिर वो बस कुछ साहित्यिक ग्रुपों से जुड़ गई, एफबी पे बहुत सारे साहित्यिक ग्रुप चल रहे हैं। जी जी, एक सोशल कि मीडिया। मैं एडमिन भी रही हूँ काफ़ी टाइम तक, तो बस वहाँ हम प्रतियोगिता कराते थे। फिर मैंने लिखना चालू कर दिया, फिर वो हो गया रोज़ लिखने लग गए। जैसे पहले तो कभी कभी लिखते थे, फिर रोज़ लिखने लग गए। ओह, बहुत बढ़िया। तो अब तक आपकी कितनी पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं? 2 प्रकाशित हो गई हैं, एक काव्य संग्रह दूज का चांद और एक कागज़ की कश्ती कहानी संग्रह, और 2 मेरी प्रकाशित होने गई हैं, एक नेह के धागे, और अभी कहानी वाली पुस्तक का नाम नहीं रखा है। अच्छा, तो आपने बताया कि आप कहानी भी लिखती हैं और काव्य भी लिखती हैं, तो दोनों बिल्कुल अलग विधाएं हैं। तो आपको क्या लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? सच बताऊं तो मुझे कहानी लिखना बहुत पसंद है। कहानी में आप बहुत कुछ डाल सकते हो। कविता में इतनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कविता की, जिसमें हम पूरे भाव नहीं आते, और कहानी मेरे को लिखना ज़्यादा प्रिय है। जैसे रोज़मर्रा की जो अपने आसपास घटनाएं घटती रहती हैं, मुझे कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे मेहरी के साथ हुई, अपने हाउस हेल्प के साथ हो गई, माली के साथ हो गई, या समाज में कुछ ना कुछ जो आपके आसपास बीत हाँ, और रहा है। नारियों की दशा मेरे को बहुत तंग करती हैं ये सब चीज़ें ना, तो बस फिर मैं उनको ही विषय बना के कहानी में लिखती हूँ। कविताएं भी मैंने बहुत लिखी, सबसे पहले लिखना मैंने कविताओं से ही शुरू किया था, पर फिर भी कविताएं मुझे लिखती हूँ, कविताएं जल्दी लिखी जाती हैं कहानी की अपेक्षा। कहानी में समय लगता है, कहानी में हमें पात्र ढूंढने होते हैं, थोड़ा बहुत उनका चरित्र ढूंढना होता है, घटनाएं ढूंढनी होती है, एक प्रवाह चलना चाहिए कहानी में, एक शैली होती है कहानी की। तो अभी आपने बताया कि आपको आसपास जो अपना बीत रहा है वो प्रभावित करता है, आपको अपनी आप बीती प्रभावित करती है, और औरत की दशा जो है समाज में, सच है ये बात कि ये समाज, ये दुनिया, इन्होंने औरतों के लिए एक अलग ही मापदंड तय कर रखे हैं, अलग ही पैमाने हैं। सही में कितना भी औरत, आज 21वीं सदी में हम कितना, हर जगह औरत है, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी औरत की वही दिशा है जो पहले थी। आपने क्या औरतों के लिए कभी कुछ लिखा? अगर लिखा तो हमें सुनाएं। चलो, एक मेरी कविता है गृहिणियों को समर्पित। जी ज़रूर। तो वो मेरे को बहुत प्रिय है, तो वो मैं सुनाती हूँ आपसे। उसका शीर्षक है हाँ मैं एक गृहिणी हूँ। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। मुश्किल जरूर था सफ़र मेरा, पर बहुत शिद्दत से निभाया मैंने। अपने सपनों को डिबिया में बंद कर एक सुंदर संसार बसाया मैंने। हाउस वाइफ से होम मेकर के सफ़र को खूब सार्थकता से जिया है मैंने। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। निशब्द हो जाती हूँ इन सवालों से, निशब्द हो जाती हूँ इन सवालों से, तुम कहाँ काम करती हो, पढ़ाई के बाद तुमने क्या किया, और तो और समय कैसे बिताती हो। क्या बताऊँ मैं, कुछ नहीं करती मैं, फिर भी समय ही तो नहीं है मेरे पास। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। अपनों का ध्यान रखती हूँ, बहुत तकलीफ होती है जब तुम पूछते हो। बहुत तकलीफ होती है जब तुम पूछते हो, तुम तो घर पर रहती हो, मैं तो व्यस्त थक कर आया हूँ। पर इस सत्य को भूल गए शायद तुम, मेरे अरमानों की नींव पर ही तुमने अपने अरमानों का महल बसाया था। वाह, बहुत खूब। मेरे अरमानों की नींव पर ही तुमने अपने सपनों का महल बसाया था। तुम्हारे महलों के ऊंचे कंगूरे सुनाते हैं दास्तां मेरे बिखरे जीवन की।
नहीं चाहिए मुझे कोई प्रमाण पत्र तुमसे, ये सभी पुरुषों के लिए है। नहीं चाहिए कोई प्रमाण पत्र मुझे तुमसे, मैंने तो निस्वार्थ भाव से किया सब कुछ। तुम ही गिनते रहे अपनी सफलता के पायदान, मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ से अपना सफर शुरू किया था। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। ये मेरे को तब लगा जब जैसे कोई पूछता था आप कहाँ काम करती हो। मेरे को अक्सर सब लोग सोचते थे मैं वर्किंग हूँ। मैं घर के सब काम, बाहर के सब काम खुद करती थी। मेरे हस्बैंड का टूरिंग जॉब था, बच्चों की परवरिश के लिए घर से बाहर कहीं भी कुछ भी तो मैं काम खुद करती थी। तो हमारी सोसाइटी में जहाँ मैं रहती थी वहाँ सबके हस्बैंड करते थे वो काम। तो सब मेरे से एक ही प्रश्न पूछते थे, तुम कहाँ काम करती हो? तो मुझे बड़ा चुभता था ये चीज़। मैं काम कहीं नहीं करती, पर मेरे पास काम बहुत है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सच है। खुशियों का संसार वही सजाती है, गृहिणी है जो घर को घर बनाती है, प्यार और स्नेह से सबको भाती, ममता और त्याग की मूरत वो कहलाती है। ये गृहिणी है जो घर को घर बनाती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रेखा जी, आपका सफ़र काव्य संग्रह से शुरू हुआ। काव्य संग्रह के बाद आपकी कहानियों की पुस्तक कब आई और आपने कहानियों की तरफ झुकाव कैसे किया? कहानियाँ भी मैं बीच बीच में लिखती रहती थी। जब मैं काव्य लिखती थी ना, जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रतियोगिताएं कराते थे। तो उसमें हम कई बार ना एक तस्वीर देते थे, चित्र वर्णन। हाँ, तो उसमें हम कहते थे लघु कथा या कहानी लिखनी है। अच्छा। तो फिर मेरी बहुत सारी कहानियाँ तो ऐसे ही लिखी गई। फिर उसमें भी ना, जैसे कहानी चित्र ने कुछ कहा, कुछ अखबार में हम खबरें पढ़ते रहते हैं, आज लड़की के साथ ये हो गया या किसी नौकरानी के साथ कुछ हुआ। तो मेरी बहुत सारी कहानियाँ इसी पे आधारित है, नारी के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं। भी घर में बाहर कहीं भी नारी सुरक्षित नहीं है। जब अपने घर में ही नारी सुरक्षित नहीं है तो बाहर तो क्या होगा। तो कहानियाँ मेरी जब काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई, तो प्रथम पुस्तक जब आ गई तो मैंने अपने मित्र से बोला भी मेरे को ना कहानियों की पुस्तक छपानी है। तो उसका पहला शब्द ये था, तुमने घास काटनी शुरू कर दी इतनी जल्दी, अभी तो एक पुस्तक आई है। तो मैंने उसे बोला, नहीं, मैं पिछले 3 साल से लिख रही हूँ। तो अब ये बहुत इकट्ठी हो गई हैं, तो इनको प्रकाशित किया जाए। तो मेरे मित्रों ने मेरी लेखन में, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगी, जी बिल्कुल, बहुत मदद की। जैसे होता है ना, एक मेंटोर कह दो या एक गाइड कह दो। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मित्र ने मेरे से पूछा अभी क्या करती है, तो मैंने बड़ा निराशा से उत्तर दिया, कुछ नहीं करती, मैं तो रोटियां बनाती हूँ, तुम लोग तो बड़े बड़े अफसर बन गए। तो उसने बोला, इतना निराशावादी एटीट्यूड, तुम तो ऐसी नहीं हो, ऐसी सोच नहीं हाँ, होनी चाहिए। तो कहते अब कर लो, जिंदगी कोई बीत गई है। तो मैंने बोला मुझे करना नहीं आता। तब उसने बोला, नहीं, हम बताएंगे, तुम करो। तो मतलब कि मैं मिली भी नहीं उनसे, उसने फ़ोन पे ही, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे ही मेरी मदद की। तो ये जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मार्गदर्शक बने, ये दोस्त क्या ये भी साहित्यिक के फील्ड से हैं? ये मेरे साथ एमफिल में पढ़ते थे। अब तो ये का मतलब कि बदल गया सफ़र। अब वो अपने ऑफिस में काम करते हैं, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड में है, पर उन्होंने मेरी बहुत मदद की, बहुत बढ़िया। मैं कि, और उनकी अपनी कोई किताब नहीं है, लिखते वो भी हैं पर समय नहीं। तो मेरा एक जो कहते हैं ना, पढ़ लिख के क्रिबनेस रहती थी भी, मैंने कुछ नहीं किया। जब ये दोनों पुस्तकें आ गई, पहली पुस्तक आने के बाद ही मेरे को ना, जैसे होता है ना, इतनी सुकून मिला कि मैंने आज कुछ पा लिया। हाँ, आज मैंने कुछ कर लिया है, अब लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और शायद ये बहुत बड़ी बात होती हाँ। है, क्योंकि सारी उम्र, कहते हैं औरत की जिंदगी में 3 प है ना, बहुत मायने रखते हैं। पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र। अगर पिता आपका साथ दे, पति आपका साथ दे, तो मुझे लगता है औरत कहीं भी उड़ारी लगा सकती है, कुछ भी छू सकती है, कुछ भी पा सकती है। नहीं, मेरे इसमें लेखन में मेरे बच्चों ने भी बहुत साथ दिया। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। अभी आपने बोला ना पुत्र, मेरे 2 पुत्र हैं, वो मेरे को मतलब कि शुरू से देखते थे भी मम्मी घर में ही रहती है, काम बहुत करती है, मम्मी घर में ही रहती है। तो उनको कभी ज़्यादा एहसास नहीं हुआ भी मम्मी ने जॉब करना था पर कर नहीं पाई, परिस्थितियाँ ऐसी थी।
पर जब मेरी पहली पुस्तक आई उन्होंने मेरे को इतना, मतलब कि वो कहते वी आर प्राउड ऑफ यू, भी Very आप nice. हाँ भी आप कर सकते हो। अभी मेरे को बोलते लिखने के लिए, और एक मैं साइकिलिंग करती हूँ, साइकिलिंग के लिए मम्मी जो करना है करो, फंडिंग हम कर देंगे। मैं कि मेरे को लगता है Very भी good. वो कहते बहुत अच्छी बात। हाँ कुछ भी किताबों के लिए मैं बोलती नहीं खर्चा होगा, कहते लो आप लिखो, खर्चे की क्या बात है। देखो हाँ फिर वो पुत्र पंख बने आपके। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया कि दोस्त, नहीं तो अक्सर हम कहते हैं आज के समाज में सब इतनी दुनिया अपने मतलब के पीछे भाग रही है कि कोई किसी को राह नहीं दिखाता, उसकी टांगे खींचते हैं। लेकिन ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दूसरों को साथ लेके बल्कि आगे रख के चलते मेरी हैं। पुस्तकें नहीं आती, यदि मेरे दोस्त वो नहीं कहते मुझे तो मेरी पुस्तकें नहीं आती। और सबसे बड़ी बात है 30 साल मैं उनसे कभी मिली भी नहीं। जब मैं 30 साल बाद चंडीगढ़ दोबारा लौटी हूँ तब मैंने उनसे सोशल मीडिया से मुलाकात हुई, मुलाकात भी क्या बस फ़ोन पे। जब मेरी बुक का लॉन्च था तब वो पहली बार आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रेखा जी, आप मुझे ये बताइए, आपकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, 2 अभी प्रकाशित होने जा रही हैं, तो आज आप इतनी आगे आ गई हैं हिंदी साहित्य में, तो आप किस कवि, कवित्री, कहानीकार या लेखिका को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं? क्या किसी का पढ़ना, किसी का लिखा हुआ आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, जैसे वो कॉलेज टाइम में मैंने प्रेमचंद बहुत पढ़ा, शिवानी और महादेवी वर्मा, पंत, निराला, क्योंकि उनकी तो लाइनें हमें याद थी, अब आजकल भूल जाती हूँ। रश्मि रथी का एक सर्ग तो मेरे को पूरा जबानी याद था, दिनकर का। और प्रेमचंद जैसे हम जब मन्नू भंडारी, शिवानी, मोहन राकेश, उनका आधे अधूरे बहुत पढ़ा उस समय तो। और मतलब कि वो कहते हैं ना, मुझे लगता था जैसे मेरी पढ़ाई छूट गई तो मेरा छूट गया, पर आज मैं उस तथ्य को नकारती हूँ। यदि तुमने पढ़ा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें काम आता है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा स्टोर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने दोबारा से अब लेखन शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मेरे को वो जैसे होता ना याद आने लग गया। और जैसे आपने बोला अभी किसी से प्रभावित, अमृता प्रीतम, उसको मैंने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा। मतलब कि उनकी एक एक लाइन ऐसे लगता है भी सच में ऐसा होता है। उन्होंने भी नारी के दर्द को बहुत करीबी से जाना है, बहुत करीबी से जाना है। तो मेरे को कई बार मेरे मित्र बोलते भी हैं भी तेरी कहानी की नायिका है ना रोती बहुत है। तो मैंने बोला क्योंकि तुम पुरुष हो, तुम समझ नहीं पाते। मैंने बोला रोने की बात नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता है। मेरी बहुत सारी कहानियाँ वो कहते हैं स्वानुभूत यथार्थ पर आधारित है, जो मैंने अपने आसपास घटता हुआ देखा है उसी को ही मैंने अपनी कहानियों के विषय बनाए हैं। भी प्रेमचंद एक दिन में तो प्रेमचंद नहीं बन गया। उसने कैसे, प्रेमचंद को हम याद करते हैं, उसने उस समाज को जिया था। बिल्कुल, किसानों की दुर्दशा को, जब वो कहते हैं सेठ वाले जो ब्याज वाली दशा थी उसको उसने जिया था, तभी वो लिख पाया। बिल्कुल रेखा जी, एक लेखक, साहित्यकार तभी अच्छा बनता है जब वो अपनी कविता में, कहानी में आप बीती और जग बीती दोनों की बात करे। हाँ, समाज का साहित्य समाज का प्रतिबिंब ऐसे ही बोलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें अच्छी सी आप अपनी एक कविता सुनाए। चलो एक अपने गृहिणी की कर दिया, एक प्रेम की कविता सुनाते हैं। अरे वाह। कविता का शीर्षक है हंसी शामें। बड़ी शिद्दत से सहेज कर समेट कर रखी है मैंने हमारी कुछ हंसी शामें, अपने ख्वाबों की अलमारी में बहुत करीने से संभाल कर। जब कभी याद आती है तुम्हारी तो चली जाती हूँ उस अलमारी में, ओढ़ लेती हूँ तुम्हारे साथ बिताए पल को और कुछ ही पलों में जी लेती हूँ जिंदगी। मुश्किल बहुत था इन यादों को भूलना, परंतु मैंने तो इनके साथ जीना सीख लिया। वह अधूरा प्रेम था या कुछ और जो अंकुरित हुआ था उस गुलमोहर के नीचे। आज भी निकलती हूँ वहाँ से तो लगता है गुलमोहर आवाज़ दे रहा है। वाह। यह आवाज़ तुम्हारी है या उस गुलमोहर की, पहचान नहीं पाती हूँ। यह आवाज़ तुम्हारी है या उस गुलमोहर की, बहुत बढ़िया। पहचान नहीं पाती हूँ। ये अपनी है कुछ कुछ, पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम जिस पारिवारिक वातावरण में पले बड़े हुए
उस समय तो कुछ प्रेम का मतलब भी नहीं जाना। जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कविता गुलमोहर आवाज़ दे रहा है। तो जैसे आपने बताया कि आपकी कविता, आपकी कहानियाँ अपनी और सामाजिक कुरीतियाँ दोनों के ऊपर होती हैं। आपने औरत को, एक गृहिणी के दर्द को समझा, आपने एक प्यार के एहसास को समझा, सब कुछ किया। अब आप जब 4 पुस्तकें लिख चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप क्या अपने आप को कहाँ आज समझ रही हैं? आप एक कवित्री हैं कि एक कहानीकारा हैं? और आप जो लिख रही हैं वो अपनी पहचान पाने के लिए लिख रही हैं, एक पुरस्कार पाने के लिए लिख रही हैं, कि अपनी भावनाओं को कागज़ के ऊपर उतार रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भाई मैं अपने आप को एक लेखिका मानती हूँ। उसमें कवित्री भी आ जाता है, उसमें कहानीकार भी आ जाता है, उसमें आर्टिकल्स भी लिखती हूँ मैं, वो भी आ जाता है। और जहाँ तक आपने बोला पुरस्कार, बिल्कुल भी नहीं। कोई मतलब कि मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा पुरस्कार है, अभी मेरी पुस्तक आ गई। मुझे लोग, अभी मैं साहित्य के प्रोग्राम में जाती हूँ तो बस मेरे लिए तो ये पुरस्कार है, किसी पुरस्कार या एकेडमी के पुरस्कार से कम नहीं है। और मैं जो लिखती हूँ अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ, समाज और अपनी भावनाएं। मुझे लगता है समाज ने हमें इतना कुछ दिया है। मेरी कहानी पढ़ के या मेरी कविता पढ़ के यदि मैं किसी एक व्यक्ति की, एक बच्चे की भी ज़िंदगी संवार सकूँ ना, तो लिखना सफल है। क्या पता कि एक मेरी कहानी थी गुड टच बैड टच, उसके ऊपर टॉपिक। हाँ, उसके ऊपर मैंने एक कहानी लिखी थी, बहुत छोटी सी। तो मैं एक एनजीओ में जाती हूँ, 38 में है जी, स्लम्स है, वहाँ बच्चे इवनिंग में बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं उनके पास कई बार अक्सर जाती हूँ। तो मैं उनको एक किताब मैंने दी थी। फिर जब मैं अभी उनके पास गई तो उन्होंने बोला मैम कोई कहानी सुनाइए। तो मैंने गुड टच और बैड टच पे कहानी सुनाई, तो वो इतने खुश हुए, कहते हैं हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है इसके ऊपर, गुड टच, बढ़ती हुई बच्चियों को हम कैसे इस बारे में बताएं, कैसे शिक्षित करें। बिल्कुल, पर कह रहे आपने एक कहानी के माध्यम से हमें बड़ा अच्छा संदेश दिया है। बहुत बढ़िया रेखा जी। मन तो कर रहा है आपसे यूं ही बातें करते रहें, बैठे रहें, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा। तो मैं आपसे आखिरी प्रश्न पे आती हूँ कि आप आने जो हमारी ये युवा पीढ़ी है या आजकल के नौजवान लेखक लेखिकाएं हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हो आप। हाँ, मेरे लिए इनको एक यही संदेश है, पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़िए। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। आजकल की पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, उसमें समसामयिक सारी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल, समाज की भी होती हैं, राजनीति भी होती है और युवा वर्ग की भी होती हैं। आजकल का हमारा युवा वर्ग थोड़ा सा भटक रहा है। उनको साधन सब है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा भी हमें किस दिशा में जाना है। तो अच्छा साहित्य पढ़िए और लिखिए, अपने आप को व्यक्त कीजिए। जरूरी नहीं है भी आप कहानी लिखें, कविता लिखें, अपने डायरी लिखो। लिखो, लिखने से एक सबसे बड़ी बात होती है सुकून मिलता है। जब मेरा मन भारी हो जाता है तो मैं लिखती हूँ, जब मन खुश हो जाता है तब मैं लिखती हूँ। और लिखने का कोई वक्त नहीं। बहुत बड़ा, ये कागज जो होते हैं ना, ये हमारे दोस्त हो जाते हैं और ये कलम हमारा हथियार बन जाती है। चलती ट्रेन में मैंने बहुत लिखा, मैं भीड़ में भी लिख लेती हूँ। आइडिया आने की देर है, मुझे लगता है उसी समय लिखो, क्योंकि फिर भूल जाता है, निकल जाता है वो। मतलब कि तुम उस शिद्दत से नहीं लिख पाते उस चीज़ को। तो मैं तो कागज़ कलम रखती हूँ। इसको आमद की शायरी बोलते हैं, जो दिमाग में आए और लिख डालिए, आमद की शायरी। जी, तो बहुत अच्छा संदेश दिया आपने युवा पीढ़ी को। आजकल के बच्चे चाहते हैं कि हम बस इधर 2-4 चीज़ें पढ़ें और लिख दें कॉपी करके। नहीं, पहले साहित्य पढ़िए और फिर लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। नहीं, और उसमें जैसे होता है ना, लिखते हुए हमें थोड़ा भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसमें विलोम है, विपरीत है भी। हम लिखते हैं तो कई बार कोई शब्द फिट नहीं बैठ रहा। यदि तुम्हें भाषा का ज्ञान है, शब्दकोश उठाइए, तुम्हें उसके 4 पर्यायवाची मिल जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया रेखा जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। दुआ करते हैं कि आप इसी तरह लिखते रहिए, आपका नाम इसी तरह जाना पहचाना चेहरा बनते रहिए, ज़िंदगी में खुशियों की बरसात हो,
हर मोड़ पर आपकी कामयाबी की बात हो। दुआ है मेरी हर कदम पर आपके खुदा की रहमतों की सौगात हो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छे। धन्यवाद।